मेन मुख्य पार्ट क्या है? वर्ण। वर्ण। हिंदी में सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं ना, वर्ण पढ़ते हैं। तो वर्णों को मुख्य रूप से कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा? स्वर। दूसरा कौन सा? व्यंजन। तो हम सबसे पहले स्वर और व्यंजन में से सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वर। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन है। स्वर से ही मिलकर क्या बनता है? व्यंजन। व्यंजन हमेशा अधूरा होता है, कभी पूर्ण नहीं होता है। जैसे मैंने ये लिख दिया क, तो ये क्या है? ये अधूरा है, ये पूरा नहीं है। इसको हम पूरा नहीं बोल सकते। अब हम इसमें ये स्वर, ये स्वर है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा क्या बनेगा? ये पूरा का पूरा क हो गया। इसीलिए ये क्या हो गया? पूरा का पूरा ये एक अक्षर बन गया। तो हमें अक्षर की पूर्ति करने के लिए, अक्षर की जो हम पूर्ति करते हैं ना, उसके लिए हमें हमेशा व्यंजन में क्या जोड़ना पड़ेगा? स्वर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वर। स्वर के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं बच्चों? स्वर के मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 11। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है। बाकी अयोगवाग ध्वनियाँ होती है, स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे स्वर। स्वर के भेद कितने मुख्य रूप से? 11। सबसे पहले हम स्वर की क्या देखेंगे? डेफिनेशन। ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, वे क्या कहलाते हैं? स्वर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? स्वरों से मिलकर ही व्यंजन बनता है। पूरा व्यंजन जो बनता है ना, जिसे हम अक्षर बोलते हैं, तो वो किससे मिलकर बनता है? स्वरों से। स्वतंत्र होते हैं स्वर। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, मतलब फुल फ्रीडम। फुल फ्रीडम क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और वो व्यंजनों के उच्चारण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। ठीक है बच्चों। तो स्वर संख्या में कितने? 11। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया स्वर कितने? 11। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। कितने? 11। अगर सीधा सा याद रखो, इतना सा याद रख पाओ तो रख लेना, जिनकी मात्रा लग जाए किसके ऊपर? व्यंजनों के ऊपर जो मात्रा लग जाए। जैसे मैंने बोला र। र। अब र हलंत वाला है, अब उसमें मैं अ जोड़ूंगा तो पूरा र हो जाएगा। उसके ऊपर ए लगाऊंगा, ए की मात्रा, तो रे हो जाएगा। रे हो गया तो इसका मतलब कंफर्म है, ये तो पक्का है, कुछ ना कुछ उसमें ऐड हुआ है। ऐड हुआ है वो क्या हुआ है? वो स्वर ऐड हुआ है। क्या हुआ है? स्वर। ठीक है। पहले स्वरों की संख्या कितनी थी? 13। 13। पर ये दोनों किसी में चल गया? अंग और अ किसी में चल गया? ये अयोगवाग में चल गया। इस वजह से स्वरों की संख्या कितनी रह गई वापस? 11। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। उच्चारण या समय की दृष्टि से स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण या स्वरों की दृष्टि से स्वरों को कितने भागों में? 3 भागों में। कितने? 3। पहला ऋष्व। ऋष्व। ऋष्व बोल सकते हो, यहाँ इसको छोटे स्वर भी बोल सकते हैं हम। छोटे स्वर बोलो या ऋष्व स्वर बोलो। ऋष्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ऋष्व स्वर कहते हैं। कम से कम समय लगे। जैसे मैंने बोला अ, आ, तो ये जो कम से कम सर समय लगेगा ना, उसे हम क्या कहेंगे? ऋष्व स्वर। ठीक है। जैसे मैंने बोला अ, ई, उ, री। इनको मैं तुरंत बोल दिया स्पीड से, अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री। तो ये कौन से स्वर? ऋषु स्वर। उधर मैंने बोला दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर उसमें टाइम लगे। जैसे मैंने बोला बोल दिया तो ऋषु स्वर, समय कम लगा। फिर उससे थोड़ा बड़ा समय समय बड़ा, मेरी ध्वनि भी बड़ी, तो वो कौन सा? वो दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है। ये एक मात्रिक होते हैं। लघु स्वर हो, लघु स्वर कहलाते हैं, या व्युत्पत्ति स्रोत भी, यहाँ बनावट के आधार पर मूल रूप या शांत स्वयं या स्थिर स्वर भी कहलाते हैं इनको। तो लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर क्यों बोला जाता है इनको? हमेशा इनकी एक ही मात्रा लगेगी, एक ही मात्रा लगेगी। द्विमात्रिक किसको बोलेंगे अब हम? वो बोलेंगे दीर्घ स्वर को। ठीक है। नेक्स्ट अपनाया दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ऋष्व स्वरों में दुगुना समय लगे, मतलब ऋष्व जो स्वर है ना, उनसे डबल समय लगे, जो दुगना समय लगेगा, तो कौन से स्वर? वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे। उसमें कौन कौन से आएंगे? आ, ई, उ, ओ। इनकी सभी की क्या लगती है? डबल मात्रा लगती है। जैसे मैंने लिख दिया न। न लिख दिया,
तो इसमें मैं जोड़ूंगा आ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ना। मात्रा कौन सी, डबल लगी, मैंने लिख दिया न धन ई, तो ये क्या हो गया नी। मात्रा कौन सी लगी, डबल। ऑल क्लियर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। क्लियर है। तीसरा चलते हैं हम, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मतलब इसमें क्या होगा ना, हमें सबसे ज्यादा समय लगेगा। जब मैं इसका उच्चारण करूंगा ना तो मुझे सबसे ज्यादा समय लगेगा। जैसे मैंने बोला ओम, तो सबसे लंबी, लंबी दो नहीं खींचिए, ओम, तो लंबी दो नहीं खींचिए, तो कौन सा, प्लुत स्वर। ये बीच का जो स्वर है ये प्लुत स्वर कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा लंबी ध्वनि में जाता है, प्लुत हो जाता है। मतलब इसका, बहुत से तो ये सोचते हैं इसका वैल्यू नहीं है, वैल्यू बहुत ज्यादा होती है इसकी, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे वो कौन से स्वर कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग किससे, दूर से बुलाने में किया जाता है। जैसे मैंने बोला ओम, ओम, तो दूर से बुलाने के लिए। लंबे धुन आह, इधर आह, समझ में आया। तो कौन कौन से स्वर हो गए अपने, ऋश्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। सबसे पहले हमने क्या देखा, डेफिनेशन काय की, स्वर की। स्वर के कितने भेद, तीन भेद, तीनों भेद हम पढ़ चुके हैं। स्वर कितने प्रकार के, 11 प्रकार के। व्यंजन कितने प्रकार के, 33 प्रकार के। व्यंजन हम आगे पढ़ेंगे। स्वर हमेशा कैसा होता है, फ्रीडम, स्वतंत्र होता है। और व्यंजन क्या होता है, हमेशा अधूरा होता है। क्यों, अब अगर व्यंजन अधूरा है, जैसे उदाहरण दूं मैं, कि एक आदमी हमेशा अकेला रहता है। जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसके साथ क्या होगा, उसकी वाइफ रहेगी, तब जाके वो पूरा हो जाएगा। एक मतलब मैं बोलूं युगल जोड़ा, तो युगल जोड़ा हम उसी को बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो कपल, कपल पूरा तभी होता है जब दोनों लोग साथ हो, ठीक है। तो वही वाला सीन इसमें है। व्यंजन हमेशा क्या होता है, अधूरा होता है, साथ में उसके क्या जुड़ेगा, स्वर। आदमी, आदमी अकेला, उसके साथ में क्या जुड़ गई, उसकी पत्नी, तो पत्नी जुड़ी, तो दोनों एक कपल कहलाए। तो वही वाला सीन इसमें है। व्यंजन के साथ स्वर जुड़ेगा तभी एक पूर्ण अक्षर बन पाएगा। अक्षर बनेगा, अक्षर बनेगा तभी शब्द बनेगा, शब्द बनेगा तभी वाक्य बनेगा, वाक्य बनेगा तभी वाक्य विचार बनेगा, वाक्य विचार के बाद पदबंध बनेगा, पद बनेगा। ये सब किस वजह से बनेगा, स्वर की वजह से बनेगा। तो स्वर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसमें, हिंदी में, ठीक है। क्लियर। अब हम देखते हैं जीभ के आधार पर, किसके आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भेद, जीभ के आधार पर तीन भेद होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो इधर, ये क्या है अपनी, ये जुबान है, क्या है, ये पूरा का पूरा जीभ है। अब जीभ का ये अग्रभाग, ये मध्य भाग और ये पश्च भाग, यानी कि पीछे वाला भाग। अग्रभाग, अग्रभाग से कौन कौन से शब्द बोले जाएंगे, तो हम अग्रभाग से वही ऋश्व स्वर, कौन कौन से ऋश्व स्वर, जैसे मैंने लिख दिया अ ई उ और री, अ ई उ री, ये किससे बोले जाएंगे, ये तीन भाग बना दिए हमने, ठीक है। तीन भाग बना दिए। पहला भाग कौन सा, अग्र, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अग्रभाग। ये कौन सा भाग है, ये मध्य भाग। और ये कौन सा भाग है, ये है पश्च भाग। ये हम जीभ से जो उच्चारण करते हैं ना, इसमें सबसे पहले जो आगे का भाग होता है उसे हम अग्रभाग बोलते हैं, बीच वाला जो भाग होता है उसे हम मध्य भाग बोलते हैं, और जो पीछे वाला जो जबड़े वाला भाग होता है हम उसे पश्च भाग बोलते हैं, मतलब पीछे वाला भाग, ठीक है। तो अग्रभाग से कौन कौन से बोले जाएंगे, ई ए, जैसे एक बोल बोल के देखो, मैंने बोला ई ए ए, तो मैं पीछे, मेरा कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, पीछे का जो भाग है उस पर प्रेशर नहीं पड़ रहा, ना ही बीच वाले भाग पे प्रेशर पड़ रहा है। कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, आगे वाले हिस्से पे, जीभ जो मेरी जीभ है ना, जबान है, उसके आगे वाले हिस्से पे प्रेशर पड़ रहा है। मैंने बोला ई ए, तो कौन सा, अग्रस्वर कहलाया है। दूसरा चलते हैं मध्यस्वर। मध्यस्वर, मध्यस्वर मैंने बोला अ, तो आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देखना। मैंने बोला
तो ना तो आगे वाले पे प्रेशर पड़ा, ना ही पीछे वाले पे, कहाँ पड़ा, बीच वाले पे। अ तो बीच में पड़ा दबाव, तो ये कौन सा स्वर कहलाया अपना, ये कहलाया अपना मध्य स्वर। अब चले जाओ पश्च स्वर पे, यानी कि पीछे वाला। जैसे मैंने बोला आ, क्या बोला आ, कहाँ पड़ा, गले के यहाँ पे, जीभ के पीछे वाले भाग पे असर पड़ा, तो आ। फिर मैंने बोला ऊ, 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 फिर भी कहाँ गया, पीछे वाले पे। फिर मैंने बोला ओ, ओ, तब भी कहाँ गया, पीछे वाले पे। क्लियर है, समझ में आया। यह है किसके आधार पर, जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर कितने भेद, तीन भेद, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र भाग से क्या बोला जाएगा, ई। मध्य भाग से क्या बोलोगे, अ। और जो पश्च भाग है उससे क्या बोलोगे, आ, उ। क्लियर। नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे संवृत और विव्रत। संवृत और विव्रत स्वर, एक तो संवृत हो गया और एक हो गया विव्रत। क्लियर। संवृत स्वर किसको कहते हैं, जिससे बोलने से अपने मुख द्वार क्या हो, सकरा हो जाए। मतलब जो मेरा मुंह है ना, जिसका मैं जैसे स्वर का उच्चारण करूंगा तो मेरा मुंह अपने आप क्या हो जाए, सिकुड़ जाए, तो वो कौन सा स्वर कहलाएगा, संवृत स्वर कहलाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इनको हल्के में मत लेना। स्वर में ऐसा क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि ये संवृत है, विव्रत है, ऋष्व है, दीर्घ है, प्लुत है, कौन सा है, समझ में नहीं आता। चारों पांचों ऑप्शन में डालेगा, लास्ट में डाल देगा अनुत्तरित प्रश्न। आप दो, अब बताओ किसका जवाब दोगे, आप हो गए ना कंफ्यूज। बस वही चीज है, इसलिए इनको सबसे ज्यादा देखना पड़ेगा आपको। व्यंजन, व्यंजन में तो क्या है, व्यंजन में तो स्वर हर कोई जोड़ देगा, एक पूर्ण अक्षर तो हर कोई बना देगा, लेकिन जब एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो संवृत स्वर, संवृत स्वर किसको कहते हैं, जिसमें अपना मुख द्वार क्या हो, बिल्कुल संकरा हो जाए। जैसे मैंने बोला ई ऊ, जैसे मैंने बोला ई, बिल्कुल आवाज लंबी जा रही है, ई ऊ, आवाज लंबी जा रही है। आवाज छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, मुंह छोटा हो रहा है, मेरे बोलने का जो स्वर निकल रहा है ना वो छोटा बड़ा हो रहा है आगे से। तो समझ रहे हो कौन सा स्वर, ये संवृत स्वर कहलाएगा। ठीक है। अब अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर किसको कहते हैं, जिसमें मुख द्वार कम सकरा हो, मुख द्वार जो मैं बोलूं वो कम खुले, कम सकरा हो, उसको बोलते हैं हम अर्ध संवृत स्वर। ये कितने, दो ही होते हैं, ये ध्यान रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अर्ध संवृत स्वर पूछेगा और पूछ लेता है बहुत से बार कि कितने प्रकार के, कि दो प्रकार के होते हैं बच्चों, कितने, दो प्रकार के, ए और ओ, ए और ओ। इसमें देख लो, खुद पे एक्सपेरिमेंट करना, ए ओ, इतना मुंह नहीं खुल रहा है, और संवृत में खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, संवृत में खुल रहा है, ई ऊ, तो संवृत में खुल रहा है। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरे नंबर का आ जाओ विव्रत। विव्रत स्वर किसे कहते हैं, जिसमें मुख द्वार क्या हो, पूरा का पूरा खुल जाए, मुख द्वार क्या हो, पूरा का पूरा खुले, तो कौन सा स्वर, विव्रत स्वर कहलाएगा। ठीक है। जैसे मैंने बोला आ और आ, मैंने बोला, जैसे मैंने कोई शब्द बोला आंख, आंख, तो आ पूरा खुला मेरा, आ, मुंह पूरा खुला, समझ रहे हो, तो मुंह पूरा खुल गया तो कौन सा स्वर, विव्रत स्वर कहलाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, मुख द्वार अध खुला हो, मतलब आधा मुंह खुले, अध खुला मतलब आधा मुंह खुले, तो आधा मुंह खुले तो कौन सा, अर्ध विव्रत स्वर। जैसे अ, ए ओ, अ, ए ओ, तो इनमें क्या है, मुंह आधा खुल रहा है, पूरा नहीं खुल रहा। मैं ऐसे शेर की तरह नहीं दाड़ रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि मैं शेर की तरह दाड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि स्वर का जो हम बोलेंगे ना, उच्चारण करेंगे, तो मुंह कैसा खुले, मुंह के ऊपर डिपेंड करता है स्वर। जैसे ऐसे तो हर कोई बोल देगा आ ई ऊ री, हर कोई बोल देगा, नॉर्मल सी बात है। पर उनको अलग अलग पार्टों में कैसे डिवाइड करोगे, सबसे बड़ी पिक्चर आपकी वहां सेट होगी। अब बताओ कैसे डिवाइड करोगे फिर आप, एग्जामिनर ने सब कुछ दे दिया, पूछ लिया घुमा के क्वेश्चन, तो आप बताओ कैसे क्या करोगे। तो वही चीज है, ये चीज आप जरूर से देख लो। तो अ ए ओ, स्वर हमेशा कैसे याद करोगे, खुद पर एक्सपेरिमेंट करके, खुद पर। जैसे स्वर बोलो ई ऊ ओ,
तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अर्धविवृत स्वर हो गया है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया आज, स्वर कर लिया। सबसे पहले हमने स्वर की डेफिनेशन देख ली, फिर स्वर के भेद देख लिए, उच्चारण की दृष्टि के आधार पर हमने कितने भेद देखे, 3 भेद देख लिए। उसके बाद हमने उच्चारण के बाद जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने कितने भेद देख लिए, 4 भेद देख लिए। क्लियर? उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर स्वर आपने पकड़ लिया तो व्यंजन आप अपने आप पकड़ लोगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ आएगा, सबसे ज्यादा काम आएगा आपके संधि और समास में। कहाँ पे? संधि। जब आप संधि में शब्दों को तोड़ोगे ना, तो शब्द को तोड़ने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये अगर यहाँ पर अगर स्वर और व्यंजन आपने अच्छे से सीख लिया ना, तो आपको संधि में 1% दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? जैसे मैंने संधि में देख लो, मैंने आपको उदाहरण दे दिया, हिमालय। अब आप मेरे को मैंने बोल दिया बताओ अब इसका संधि विच्छेद करो। तो इसका संधि विच्छेद आपको करने के लिए स्वर की नॉलेज होना जरूरी है। स्वर की अगर नॉलेज नहीं है, व्यंजन की अगर नॉलेज नहीं है, तो आप इसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। अब जैसे मैंने बोल दिया हिम धन आलय, बस कर दिया मैंने, तो कर दिया, मैं तो फ्री हो गया संधि विच्छेद करके। अब आप सोचो मैंने कैसे किया। तो सोचो, इसमें से क्या निकला, इसमें से निकला अ, और इसमें से क्या निकला, इसमें से निकला आ। और ये आ, ये दोनों मिलाकर क्या हो गए, ये दोनों मिलाकर हो गए आ। म हमेशा किस में रहेगा, हलंत में। इस म में ये जुड़ेगा आ, तो ये क्या हो गया, माँ। और ही ऐसा का ऐसा आ जाएगा, तो हिमालय हो जाएगा। क्लियर? कहा था ना मैंने, पूरे स्वरों का खेल है, स्वर और व्यंजन का पूरा खेल है। पूरी हिंदी स्वर और व्यंजन पर ही टिकी हुई है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्वर सीखना है, स्वर के बाद व्यंजन सीखना है, ठीक है। तभी हम संधि पढ़ेंगे, और मैं संधि तभी स्टार्ट करूंगा जब स्वर और व्यंजन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।